हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बेडियन केमिस्ट्री पॉइंट। माई सेल्फ राज यादव। चूँकि देखिए आपको पता है कि न्यूमेरिकल चल रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर के, और इससे पहले यानी इस वीडियो से पहले इससे पिछली वाली वीडियो में मैं 2.7 तक NCERT का 2.17 न्यूमेरिकल करा चुका हूं, और इससे आगे का 2.18 न्यूमेरिकल मैं इस वीडियो में कराने वाला हूं। ठीक है, अर्थात मैंने जितने भी न्यूमेरिकल कराए हैं सब क्रम से न्यूमेरिकल कराए हैं, सारे एक तरफ से न्यूमेरिकल करा रहा हूं मैं। और एक बात और ध्यान रखें, आज का न्यूमेरिकल हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड अर्थात राउल्ट के नियम से ये लास्ट न्यूमेरिकल होगा, और इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम होगा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग इसको देखते हैं, उसके बाद नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा क्या है। चलो देखिए, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि 114 ग्राम ऑक्टेन। ऑक्टेन का जो फॉर्मूला होता है बच्चे, जो ऑक्टेन है यानी ऑक्टेन का फॉर्मूला होता है, देख ऑक्ट के लिए क्या लिखते हैं 8 C8, और H कितना हो जाएगा बेटा C8H18। ये ऑक्टेन का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, ऑक्टेन में किसी अवाष्पशील विलेय, अब जो अवाष्पशील विलेय है उसका मोलर द्रव्यमान दे रखा है, अर्थात अणुभार दे रखा है। कितना दिया है 40 ग्राम मोल इनवर्स है। ठीक है, कि कितनी मात्रा और घोली जाए कि ऑक्टेन का वाष्पदाब घटकर 80% रह जाए। इसका मतलब शुद्ध अवस्था का जो वाष्पदाब है वो 100 होगा, तभी तो 80% घटेगा उसका। ठीक है, तो परसेंटेज की जब बात होती है तब हम वहाँ पर कितना मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए जरा, मानते हैं हम लोग बेटे, माना क्या माना कि शुद्ध अवस्था में जो विलायक है उसका वाष्पदाब अर्थात PA0 बराबर 100 यूनिट, कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर मैं जो भी चाहूँ वो यूनिट ले सकता हूँ। मैं यहाँ पर वायुमंडल ले सकता हूँ, मैं यहाँ पर बार ले सकता हूँ, यहाँ पर टोर ले सकता हूँ, मिलीमीटर HG ले सकता हूँ, कुछ भी आप मात्रक ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यूनिट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यूनिट कुछ भी हो सकती है यहाँ पर। ठीक, अब ये कह रहा है घटकर कितना रह जाए 80%। 100 का 80% मतलब 80 हो जाएगा, यानी कि PS यानी सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन का घटकर कितना रह जाए बेटा, विलेन का ही तो वाष्पदाब की बात कर रहा है ये, है ना। वाष्पशील विलेय यानी विलेय की कितनी मात्रा और घोली जाए, जब विलेय घोल देंगे तो विलेन हो जाएगा। तो विलेन का वाष्पदाब घटकर रह जाए कितना 80%, मतलब 100 का 80%, 100 गुणा 80 बटे 100, तो बराबर हो जाएगा बेटे 80। यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, कोई ना कोई यूनिट होगी। यूनिट मतलब कोई ना कोई मात्रक होगा, या तो ये मात्रक आपका बार हो सकता है, टोर हो सकता है, वायुमंडल हो सकता है, मिलीमीटर HG हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। नेक्स्ट हमारे पास PA0 और PS मिल चुका है। अब देखिए और एक बात माननी पड़ेगी। क्या माननी पड़ेगी, मान लो, माना क्या माना, माना कह रहा ना विलेय, कितना विलेय पदार्थ यानी कितनी मात्रा घोली जाए विलेय पदार्थ की। तो माना विलेय की मात्रा बराबर W। ठीक है, W ग्राम। इसका अणुभार दिया है, विलेय का अणुभार। ठीक है, ये दिया गया है बेटा, कितना दिया गया है 40 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक, अणुभार आपको दे दिया गया है। अब देखिए ऑक्टेन आपके पास है ही, इसका भार दिया गया है। ये क्या है बेटा, ऑक्टेन में किसी अवाष्पशील विलेय, इसका मतलब ये विलायक है, और विलायक का जो भार है उसको हम यहाँ लिख ले रहे हैं बेटा, विलायक का भार। ठीक है, विलेय के लिए बेटे हम लोग यहाँ लिख लेते हैं MB। ठीक है, इसको WB मान लेते हैं। ठीक, तो विलायक का भार यानी कि WA बराबर कितना 114 ग्राम। ठीक है, 114 ग्राम हो गया। अब विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार जरा देखिए कितना हो जाएगा विलायक का अणुभार। विलायक का अणुभार जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा 12 8 96। इससे निकालेंगे बेटे हम लोग 12 8 96 और प्लस 18, 2 जोड़ोगे 114 आ जाएगा इसका। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बेटे अणुभार यानी कि MA बराबर 114 है। अगर इसके मोल निकालोगे यानी Na बराबर अगर इसके निकालोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 114 बटे 114।
यानी कि 1 मोल आ जाएगा विलायक का। तो विलेय का मोल कितना आ जाएगा इसके लिए बेटे, यानी कि NB यहाँ पर निकाल दे रहा हूँ मैं, यहाँ NB इक्वल टू आ जाएगा बेटा WB/40। ये किसका आ गया बेटा, विलायक के मोल आ गए, ठीक, विलेय के मोल, सॉरी। चलिए इससे आगे देखिए बेटे, अब हमारे पास PA0 है, PS है, जरा देखते हैं हम लोग। सूत्र होता है बेटा PA0 माइनस PS डिवाइडेड बाई PA0 इक्वल टू WB/MB इंटू MA/WA। वैल्यू उठा करके रख दीजिए। PA0 कितना है, 100 माना है हमने, तो यहाँ 100 लिख दिया, माइनस PS कितना माना है, 80 हो गया बेटा यहाँ, बटे PA0 कितना है, 100 है, तो 100 रखिए, बराबर WB, तो WB है ये, तो है ना, WB का WB है। चलो देखें यहाँ पर, तो चलो इसको आवश्यकता पड़ेगी नहीं, चलिए लिखा रहने दो। तो WB को हम WB लिख दे रहे हैं, MB कितना है, 40 है, तो ये 40 लिख दीजिए यहाँ पर, गुणा, आप देखो यहाँ इधर, ठीक, उधर देखते हैं कितना आ जाएगा, उधर आ जाएगा बेटा WA कितना है, 114, 114। एक मिनट जरा यहाँ देखिए, हमारे पास फॉर्मूला ये होता है, यानी XB होता है। XB का मतलब क्या हुआ, XB का मतलब हो गया बेटे NB डिवाइडेड बाई NB प्लस NA, ठीक। NB कितना है बेटा आपके पास, WB/40, तो WB/40 डिवाइडेड बाई, अब फिर से नीचे NB आ गया, तो फिर से WB/40 हो जाएगा, WB/40 प्लस, अब NA की वैल्यू कितनी है, 1, तो मैं यहाँ पर क्या रख दूंगा बेटा, 1 रख दूंगा, ठीक है। अब क्या करो, इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 100 में से 80 गया तो 20 बचा, यहाँ पर बचा 100 इक्वल टू WB डिवाइडेड बाई 40 डिवाइडेड बाई, जरा देखिए यहाँ पर, इसको अगर मैं LCM ले लूँगा तो आ जाएगा बेटा WB प्लस 40 डिवाइडेड बाई 40, 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, यानी 1/5 बराबर WB और प्लस 40, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए अभी, तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर 5WB बराबर WB प्लस 40। WB को इधर ले आओगे तो यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में आ जाएगा, तो 5WB माइनस WB बराबर 40। अब देखिए यहाँ पर कितना, 4WB बराबर 40, अब काटो, 4 एकम 4, 4 धाई 40, अर्थात WB बराबर आ गया 10 ग्राम। जो विलेय पदार्थ है वो कितना घोला जाएगा, यहाँ पर 10 ग्राम विलेय पदार्थ घोलना पड़ेगा आपके लिए, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं सवाल है हमारे पास, 114 ग्राम ऑक्टेन में किसी अवाष्पशील विलेय की कितनी मात्रा घोली जाए कि ऑक्टेन का वाष्प दाब घटकर 80% रह जाए। कितने से घटकर, 100 से घटकर, यानी जब विलेय पदार्थ नहीं घोलेंगे तब हमने मान लिया उसका वाष्प दाब कितना है, 100 है, ठीक है। तो शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब होता है उसको PA0 लिखते हैं, तो PA0 बराबर हो गया 100। यूनिट मैंने इसलिए लिख दिया, यहाँ पर कोई भी मात्रक हो सकता है दाब का, ये यानी ATM हो सकता है बच्चों, यहाँ पर है ना, यहाँ पर बार भी हो सकता है, यहाँ पर टोर भी हो सकता है, यहाँ पर मिलीमीटर हो सकता है, यहाँ सेंटीमीटर HG हो सकता है। तो मात्रा यहाँ पर कोई भी हो सकता है, हमें मात्रक की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है तो अगर मिला देते हैं तो मिलाने के बाद घट करके कितना रह जाए, यानी 80%, कितने का, PA0 का। तो भाई PS कितना हो जाएगा बेटा, अर्थात विलयन बनाने पे वास्तव कितना होगा, यानी 100 का 80%, तो 100 गुणा 80/100, 100 से 100 कट गया, कितना बचा, 80 यूनिट। यूनिट का मतलब यही हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब हम मानेंगे, कह रहा है कितनी विलेय पदार्थ मिलाया जाए, तो हमने माना विलेय पदार्थ की मात्रा WB मिलाई जाए इसके अंदर, कितनी मिलाई जाए, WB मिलाने पर 80% घट जाएगा मान लीजिए, ठीक है। तो विलेय का अणुभार कितना है, 40, जो कि सवाल में दे रखा है आपका ये, ठीक है, 40। तो अब विलेय के मोल कितने आ जाएंगे, NB बराबर कितना आ जाएगा, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, अर्थात WB/40, ठीक। इसी प्रकार आपके पास विलायक है, विलायक का भार कितना है भाई, दिया गया है 114 ग्राम। क्यों कह रहा है, ऑक्टेन में किसी अवाष्पशील विलेय, इसका मतलब ऑक्टेन में मिलाना है किसको, अवाष्पशील विलेय को, तो जिसमें मिलाया जाएगा वो विलायक हो गया, इसलिए ऑक्टेन विलायक है। और ऑक्टेन का भार कितना हो जाएगा, ये 114 ग्राम हो जाएगा ऑक्टेन का भार,
ठीक है, 114 ग्राम हो गया। अब अगर हम विलायक का अणुभार देखेंगे, इससे फॉर्मूले से निकालेंगे सूत्र, तो भी कितना आ जाएगा, यानी 114 ग्राम आएगा। इसका भी, इसका ये 14 ग्राम, ये 14 ग्राम प्रति मोल कहा जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा, ये रहा ग्राम और ये रहा ग्राम प्रति मोल। अब देखिए यहाँ पर ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल ऊपर आ जाएंगे, अर्थात इतने मोल आ जाएंगे आपके विलायक के, यानी Na बराबर आ जाएगा 1 मोल। ठीक, हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा Pa0 माइनस PS डिवाइडेड बाई Pa0। ठीक है, अब इस फॉर्मूले और इक्वल टू NB बटे NB प्लस Na, यानी विलेय का मोल बटे विलेय प्लस विलायक के मोल। ठीक, अब देखिए यहाँ पर, अब Pa0 कितना है 100, तो 100 लिख लिया, PS कितना है 80, तो 80 लिख लिया, बटे Pa0 कितना है 100 बराबर। अब NB की वैल्यू कितनी थी, NB की वैल्यू थी WB बटे 40, वो हमने लिख दी WB बटे 40। अब NB यहाँ पर भी नीचे, तो WB बटे 40 आ जाएगा। Na की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, यहाँ पर 1 मोल निकल के आई थी, हमने 1 मोल रख दिया। ठीक है, अब इसको तो घटा दिया, तो बचा 20 बटे 100। ठीक, बराबर। अब देखो WB बटे 40 ये आपके पास है, मैंने क्या किया यहाँ पर एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम लिया तो 40 आया, तो ये 40 से 40 घटेगा तो WB बचा। अब इसमें 1 में 40 से गुणा जाए तो 40 से कम 40 हो गया। अब ये 40 से 40 घट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर WB बटे WB प्लस 40, WB बटे 40। अब ये कट गया, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, ये भी कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसकी इधर और इसकी इधर। जब इसकी इधर मल्टीप्लाई की तो 5 WB आया, इसकी इधर करी तो जितना है उतना ही आएगा। ये WB इधर साइड ले आओ तो माइनस में आ जाएगा, और माइनस का घटेगा 4 WB बचेगा बराबर 40, 4 एकम 4, 4 ढाई 40 है, 10 आ गया यहाँ पर, तो WB बराबर आ गया 10 ग्राम। ठीक है, समझ में आ गया होगा सवाल, नोट कर लें, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं आगे। चलिए नोट करिए जरा, इसको नोट करें। चलिए भाई, उतार लिया होगा आप लोगों ने। और इसके बाद यानी इस न्यूमेरिकल के बाद हम लोग एक नए टॉपिक को इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है बेटे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी विलयन का अणुसंख्यक गुणधर्म, इसको हिंदी में कहते हैं बेटा विलयन का अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, वह काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, पिछली बार आया नहीं है, तो हो सकता है बोर्ड में इस साल के लिए इम्पोर्टेंट हो जाए ये। तो विलयन का अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है, चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, उस डेफिनेशन को आपको याद करना होगा, और याद करने के बाद में मैं इसके जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसकी एक एक करके सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को समझाऊंगा आप लोगों। ठीक है, तो फटाफट लिखते हैं हम लोग इसकी डेफिनेशन, किसकी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन की। ठीक, तो किसी समांगी विलयन के बेभौतिक गुण जो विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, मोलों की जगह पे हम अणुओं की भी लिख सकते हैं, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं या विलेय, या हम ऐसे कह सकते हैं, या विलयन के कुल अणुओं की संख्या तथा विलेय के अणुओं की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, अनुपात पर निर्भर
करते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी समांगी विलयन, समांगी विलयन कौन सा होता है? ऐसा विलयन जिसमें विलेय और विलायक अच्छी तरीके से मिल जाए, अर्थात दोनों को मिलाने के बाद हम दोनों पार्टों को अर्थात विलेय और विलायक को अलग अलग हमें दिखाई ना दे, अर्थात दोनों को मिल करके यानी मिला करके हम देखें तो हमें वो केवल एक ही उसकी प्रवस्था दिखाई दे, तो ऐसे विलयन को हम समांगी विलयन कहते हैं। यानी ऐसा विलयन जिसकी प्रवस्था एक होती है। प्रवस्था एक होने का मतलब क्या है? दोनों को मिलाइए और दोनों को मिलाने पर आपको केवल उसमें से एक अवस्था दिखाई दे, तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं बेटे? समांगी विलयन कहते हैं। ठीक है, तो किसी समांगी विलयन के बे भौतिक गुण, कौन से भौतिक गुण? जो विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, या ऐसा भी हो सकता है विलयन के कुल अणुओं की संख्या तथा विलेय के अणुओं की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं। तो ऐसे गुणों को हम क्या कहते हैं बेटे? उस विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, अणुसंख्यक गुणधर्म, क्योंकि अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुणों को क्या कहते हैं? उसको अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। ध्यान रहे, बहुत साफ साफ लिखा हुआ है विलयन के। देखो बहुत छोटी सी परिभाषा में अगर लिखना चाहूँ, जैसे अथवा करके मैं और डेफिनेशन लिखाना चाहूँ आपको, तो क्या हो जाएगा? विलयन के ऐसे भौतिक गुण जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, यानी किसी भी विलयन के ऐसे भौतिक गुण जो विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं या विलयन के कुल मोल तथा विलेय के मोलों के अनुपात पर निर्भर करते हैं, तो ऐसे गुणों को हम क्या कहते हैं बेटे? अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। ये डेफिनेशन याद रहे आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। क्वेश्चन आता है कि अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हमने पहला पॉइंट पढ़ लिया, अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं। इससे रिलेटेड एक नोट है छोटा सा। क्या है नोट? कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। ये विलेय पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। ये जो गुण होते हैं वो विलेय पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। प्रकृति कैसे भी हो, है ना, उस पर निर्भर नहीं करेंगे। ये केवल किस पर निर्भर करेंगे? केवल और केवल अणुओं की संख्या पर निर्भर करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया नोट में। और दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा बेटा, ये विलायक की प्रकृति पर तो निर्भर करते हैं, विलायक की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ठीक है, निर्भर करते हैं। कैसे करते हैं? ठीक है, आगे बताऊंगा मैं इन दोनों पॉइंट को। विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करेंगे, अर्थात विलेय हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए या नहीं बनाए इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन विलायक को हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए। अर्थात इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, विलायक के मॉलिक्यूल के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ज़्यादा है तो अणुसंख्यक गुणधर्म अलग हो जाएगा, कम है तो अणुसंख्यक गुणधर्म अलग हो जाएगा। लेकिन विलेय पदार्थों के अंदर यानी विलेय पदार्थ के अणुओं के अंदर विलेय पदार्थ के जो अणु हैं उनके मोलों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो ज़्यादा हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो विलेय की प्रकृति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन विलायक की प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये था कि अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है और उससे रिलेटेड दो मेन बातें यानी मुख्य बातें। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके प्रकार पढ़ेंगे, अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, टाइप्स ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है बेटे, वो केवल 4 प्रकार की होती हैं आपकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं। जरा देखिए कौन कौन सी होती हैं, है ना। टाइप्स ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी।
टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, यानी इसके प्रकार। कितने प्रकार की होती है बेटे टेबल? ये केवल 4 प्रकार की होती है, ये 4 प्रकार की होती है। ठीक है, 4 प्रकार कौन से है बेटे? नंबर एक है बेटे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इसे यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं बेटे रिलेटिव lowering in vapor pressure, ठीक है, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, और इसे प्यार से नहीं शॉर्ट में RLVP के नाम से जानते हैं, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। दूसरे हमारे पास आते हैं बेटे यानी कि क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है, पढ़ाऊंगा मैं इन सबको एक एक करके। क्वथनांक का उन्नयन आता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं बेटे हम लोग, है ना, क्या कहते हैं बेटे इसको? इंग्लिश में कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसके बाद तीसरा आता है आपके पास, है नहीं, हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा हमारे पास जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो होगी परासरण दाब, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो देखिए बेटे यहाँ पर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन प्रदर्शित किया जाता है बेटा डेल्टा P डिवाइडेड बाई PA नॉट से, ठीक, मैं ही पीछे करा चुका हूँ, मैं इसको एक बार फिर से बताऊंगा। क्वथनांक का जो उन्नयन है इसको हम प्रदर्शित करते हैं बेटा क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा TB से, ठीक है। हिमांक के अवनमन को प्रदर्शित करते हैं बेटे हम लोग डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं, और परासरण दाब को हम लोग पाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो हमारे पास जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है बेटे वो 4 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब, ठीक है। याद रहे क्वेश्चन आता है एक बहुविकल्पी यहाँ से बनता है, ठीक है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा कि बताइए निम्न में से कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, निम्न में से कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, या हम कह सकते हैं कि निम्न में से कौन सा अर्धसंकर गुणधर्म है। तो इनमें से कोई एक दे रखा होगा और इसके अलावा 3 और दिए गए होंगे, ठीक है। तो याद रहे केवल ये ही 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं। वाष्प दाब का अवनमन अगर लिखा हुआ हो तो वो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, वाष्प दाब का अवनमन भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। क्या है? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब क्यों नहीं है अवनमन ये भी मैं आपको स्पष्ट करूंगा, ठीक है। ऐसे क्वथनांक अगर खाली लिखा हो तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्वथनांक का उन्नयन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है ये भी बात मैं आगे करूंगा। ऐसे हिमांक अगर खाली लिखा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, हिमांक का अवनमन जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों है बात आगे होगी, और परासरण दाब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है बात होगी आगे नेक्स्ट वीडियो में। और आज थोड़ा सा शोर ज़्यादा है क्योंकि आज राम मंदिर का पूजन हुआ है तो हमारी गली में थोड़ा सा पटाखे वटाखे छुट रहे हैं। इसके बाद हम लोग फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। ओके।